बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आज पहला बजट तहरीक इंसाफ ने पेश किया है। मैं भी इसके ऊपर बाद में बात करूंगा, लेकिन बजट को समझने के लिए आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वो बजट है जो नज़रिए के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना के रियासत के उसूलों पे इंशाल्लाह बनेगा और ये एक अजीम मुल्क बनेगा। मैं आज इंशाल्लाह आपको कह रहा हूँ, ये याद रखना, ये एक अजीम मुल्क बनने जा रहा है। मदीना की रियासत क्या थी? लोग कहते जो 1400 साल पहले वो कोई रियासत बनी थी, जिन नई चीज़ों की बातें करो। मदीना की रियासत मॉडर्न रियासत थी। मदीना के रियासत के जो आज असूल हैं वो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हमारे मुल्क में नहीं है, वो आज मगरबी दुनिया में है। क्या थे मदीना की रियासत के असूल? सबसे बड़ी बात कि जो रियासत का सरबराह है वो जवाबदेह है, वो कानून के ऊपर नहीं है। कानून की बालादस्ती का मतलब सारे इंसान कानून के सामने एक बराबर है। कोई ये नहीं कह सकता कि जी तुम्हारी जुर्रत है मुझे पूछने की कि नैब को धमकियां दे रहे हो कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त कौम से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज जो बजट पेश किया गया वो नए पाकिस्तान की अक्कासी करता है। नया पाकिस्तान जो मदीना की रियासतों के पर अमल करता हुआ एक अजीम मुल्क बनेगा, जहाँ पर कानून सबके लिए एक होगा, वहाँ पर गरीब और अमीर के लिए अलग अलग कवानीन नहीं होंगे। और उन्होंने कहा कि उस अजीम नए पाकिस्तान में कोई ये नहीं कह सकेगा कि किसी इदारे की क्या मजाल के मुझे पकड़ सके। आज जो बजट पेश हुआ उस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कौम को एतमाद में लेने के लिए खिताब कर रहे हैं। बजट पर अवामी रद्द-ए-अमल तो सामने आया था और अब वज़ीर आज़म इमरान खान ये कह रहे हैं कि ये बजट नए पाकिस्तान की अक्कासी करता है। नया पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनेगा। रियासत मदीना में जो उसूल राइज थे उन्हीं उसूलों को यहाँ पर राइज किया जाएगा और कानून सबके लिए एक बराबर होगा। गरीब के लिए भी इस मुल्क में वही कानून होगा जो कि अमीर के लिए है और अमीर और गरीब में कहीं कोई फ़र्क नहीं रखा जाएगा और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन पर भी लाजिम होगा कि वो तमाम लोगों से यकसा सलूक करें और कानून के मुताबिक बर्ताव करें। साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा कि उनकी हुकूमत, उनकी जमात यानी तहरीक इंसाफ ने ये पहला बजट पेश किया है और इस बजट में आवाम के लिए कुछ मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन वक्ती तौर पर आवाम को ये मुश्किलात झेलना होंगी और जब जो मुल्क की मईशत है उसमें इस्तेहकाम आएगा, आहिस्ता आहिस्ता जब इस्तेहकाम आएगा तो फिर मुल्क तरक्की की राहों पर गामजन होगा और अपना सफ़र शुरू करेगा। लेकिन मईशत को इस्तेहकाम में लाने के लिए एहतसाब बड़ा ज़रूरी है और एहतसाब का अमल इस वक्त शुरू हो चुका है और उसी से उन्होंने अपनी तकरीर का भी आगाज़ किया कि कानून सबके लिए एक बराबर होगा, किसी के लिए अलग कानून नहीं होगा, किसी अमीर को गरीब पर कोई बरतरी कानून के लिहाज से हासिल नहीं होगी। बजट से मुतालिक उन्होंने कहा कि बजट की जो तफसीलात हैं उस पर बाद में मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले कानून की अमलदारी किसी भी रियासत के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मदीना की रियासत में कानून होता था जहां अमीर और गरीब कानून की नज़र में एक बराबर होते थे। तकरीबन शिकस्त दे दी थी जंगे ओहद में, सरकार मदीना ने उनको सिपा सलार बनाया, सैफुल्लाह का खिताब दिया, मेरिट पे थी, मेरिट थी, कानून की बालादस्ती थी, इंसानियत थी, इंसान की कदर थी। अमीर से पैसा लेते थे ज़कात में, गरीब पे खर्च होता था। फलाई रियासत थी, मजदूरों की, कमज़ोरों की, यतीमों की रियासत जिम्मेदारी लेती थी। एहसास था रियासत में। अक़लियतें, चार्टर उनके साथ साइन किया था, मदीना का चार्टर, बराबर के शहरी थे, मिलत का हिस्सा थी सारी अक़लियतें।
جو کیس حضرت علی کو جس نے عدالت میں کیس ہرایا وہ یہودی تھا. سب برابر تھے قانون کے. وہ ریاست تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماڈل کریٹ کیا, جس کی وجہ سے مسلمان دنیا میں عظیم دنیا کی امامت کی. انہوں نے 700 سال انہوں نے عورتوں کو آزاد کیا, عورتوں کے حقوق دیے, انہوں نے غلاموں کو آزاد کیا. جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا عرفات میں, وہ یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر آف ہیومن رائٹس کے اوپر ہے. انسان برابر ہے. وہ ہے میرا نظریہ پاکستان کا, اور میں انشاءاللہ یہ نظریہ جو میرا ہے یہ پاکستان کے اوپر جب آ گیا, اب دیکھنا یہ ہماری قوم کیسے اٹھتی ہے. اب میں جب سے ہمیں اقتدار ملا ہے پہلے دن سے میں یہ سنتا ہوں مخالفین سے کہ جی کدھر ہے وہ نیا پاکستان. جو مدینہ کی ریاست تھی وہ پہلے دن مدینہ کی ریاست نہیں بن گئی تھی. جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف 313 تھے لڑنے والے, باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے. جو جنگ احد ہوئی, سرکار مدینہ نے جو تیر کمان والوں تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی یہ پوزیشن نہیں چھوڑنی. جب لوٹ مار شروع ہوئی وہ چھوڑ کے چلے گئے. سرکار مدینہ کا حکم نہیں مانا. جنگ خندق تھی, مسلمان بال بچے, اللہ نے طوفان لے کے آیا جس سے وہ بچ گئے. وہ پہلے دن ایک عظیم قوم نہیں بن گئے تھے, وہ ایک پروسیس تھا. اور پھر وقت آیا کہ پہلے سارا عرب ان کے نیچے اور عرب ان کی حکم پہ چلا, اور پھر دنیا میں انقلاب آ گیا. یہ پہلے دن کوئی سوئچ نہیں ہے کہ عمران خان نے سوئچ لانا ہے تو یہ نیا پاکستان بن جائے گا. یہ ایک پروسیس ہے. اور میں آج آپ کو بتا دوں, اللہ نے پاکستان میں وہ, اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں, وہ کام کیا جو کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا پاکستان میں, کہ یہ بڑے بڑے برج جو آج جیلوں کے اندر ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ ہے تبدیلی. کوئی یہ سوچ سکتا تھا آج اس پاکستان میں کہ جناب وہ لوگ جو قانون ججوں کو ٹیلی فون کر کے بتاتے تھے کہ یہ کرو, جنہوں نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بگایا, پھر بریف کیس چلا کے ججز کو خریدا, یہ اس پاکستان میں ہوا کرتا تھا. آج ایک عدلیہ آزاد ہے. آج عمران خان نہ عدلیہ کو کچھ کر سکتا ہے نہ نیب کو کچھ کر سکتا ہے. نیب میرے نیچے نہیں ہے. نیب ان دونوں نے مل کے نیب کو بنایا تھا. ہم نے نہیں نیب کو بنایا. نیب کا چیئرمین ہمارا نہیں ہے. کوئی بھرتی ہم نے نہیں کروائی. یہ وہ پاکستان ہے جدھر قانون کی بالادستی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. اب میں جب سے ہماری حکومت آئی ہے, اب میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ کیوں جمہوریت ابھی تک پاکستان میں فنکشن نہیں کر رہی, کیوں نہیں یہ چل رہی صحیح طرح. میرے پاکستانیوں, جمہوریت تب چلتی ہے جب دو مختلف نظریے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں. رائٹ کی سیاست ہے, لیفٹ کی سیاست ہے, سوشلسٹ ہے, کیپٹلسٹ ہے, کوئی کنزرویٹو ہے, کوئی لبرل ہے. پھر جب پارلیمنٹ میں بیٹھ کے گفتگو ہوتی ہے تو وہ پھر ایک کنسنسس بن جاتا ہے. یہ خوبصورتی ہے جمہوریت کی. ہماری جمہوریت کیوں نہیں چل رہی؟ پہلے دن سے اپوزیشن نے مجھے تقریر نہیں کرنے دی. کیا بگاڑا تھا میں نے انہیں؟ انہوں نے ہمیں کہا کہ جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تو اس کے اوپر کمیشن بنائیں. ہم پہلے دن مان گئے کمیشن بنانے کے لیے. تو پھر کیا مسئلہ تھا؟ میں نے کیا ان کا بگاڑا تھا؟ کیسز جو ان کے اوپر نیب کے ہوئے تو وہ تو میں نے نہیں کیے. وہ تو سارے پرانے کیسز تھے. جو آصف زرداری کا یہ جو فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے, وہ تو 2016 میں انٹیریئر منسٹر نون لیگ نے کہا تھا کہ ایان علی کا بھی اسی فیک اکاؤنٹ سے پیسے جا رہے ہیں جس میں بلاول بھٹو کے جا رہے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا تھا. یہ جو کیسز تھے باقی سارے, یہ نواز شریف کے پینما کے کیسز, ہم نے تو نہیں کیے. یہ جو شہباز شریف کے اوپر کیسز تھے جس پہ وہ جیل پہ گئے, یہ سارے پرانے کیسز تھے. ہم تو تھے ہی نہیں تب اقتدار میں. تو یہ میرے اوپر کیوں شور مچا رہے ہیں پہلے دن سے؟ نہ انہوں نے پہلے دن اسمبلی میں بولنے دیا. جب میں اسمبلی میں جاتا ہوں بدتمیزی کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں. میری غلطی کیا ہے؟ میری غلطی یہ ہے کہ میں ان کی بلیک میل اور پریشر میں آ کے یہ جو چاہتے ہیں میں این آر او نہیں ان کو دے رہا.
मेरे पाकिस्तानियों, एक चीज़ याद रखो, जितना नुकसान इस मुल्क को NRO ने किया है, जब पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी, जो इन्होंने हमारे बेचारे इस मुल्क में गुर्बत पैदा की, जो हमें मुल्क को मकरूज़ किया, वो 2 NROs ने हमें किया। पहले तो तारीख में पहले पीछे चले जाएं। आज ये जो सारे इकट्ठे हुए हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, और बड़ा शोर मचा रहे हैं जी, आसिफ जरदारी जेल में इकट्ठे हो गए हैं। यही नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 90 की दिहाई में इनकी दोनों की हुकूमतें 2-2 दफ़ा गई, दोनों दफ़ा करप्शन में गई, और दोनों को किसने कहा करप्ट? ये दूसरे एक दूसरे को करप्ट कहते थे। 2 दफ़ा नवाज शरीफ की हुकूमत आई नून लीग की, दोनों दफ़ा उन्होंने आसिफ जरदारी को जेल में डाला करप्शन में। आज ये इकट्ठे हो गए। इन दोनों को जब जनरल मुशर्रफ ने 1999 में जब फारग किया, तो नवाज शरीफ को NRO दे के भेजा सऊदी अरेबिया 10 साल के लिए। वो उस NRO में हुदैबा पेपर मिल का केस था, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। 1.25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग थी, जो यहाँ से इन्होंने पैसा बाहर भिजवाया और उधर जाके उन फेक अकाउंट्स का, कोई काजी फैमिली थी, उधर से फिर उन्होंने अपने नौकरों के और रिश्तेदारों के नाम पे पैसा वापस मंगवाया, मनी लॉन्ड्रिंग की। उस केस से पहली दफ़ा NRO जनरल मुशर्रफ ने 2000 में दिया। उसके बाद आसिफ जरदारी के ऊपर वही जनरल मुशर्रफ ने 2 अरब रुपया खर्च किया इनके स्विस अकाउंट्स पे, और इन्होंने जो सरे माल लिया हुआ था लंदन में, सरे माल बिक गया, पाकिस्तान को पैसा आना था। जनरल मुशर्रफ ने NRO दिया और इनको वापस बुला लिया। उन 2 NRO ने जो पाकिस्तान से किया है, आज जो हम मुश्किल में हैं, हमारे पास मुसीबत पड़ी हुई है कि हम बजट में पैसा किधर से निकालें अपनी आवाम पे खर्च करने के लिए, ये वो 2 NROs का इस मुल्क ने उसकी कीमत अदा की थी। क्या हुआ? ये 2008 में वापस आए। 2008 में इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या थी? अपना नैब का हेड दोनों ने मिलकर लगाया। जब अपना नैब का हेड आ गया, दोनों ने फैसला किया कि 5 साल तुम्हारे, 5 साल हमारे। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम हमें कुछ ना कहना। इन 10 सालों में पाकिस्तान का कर्जा, जो 60 सालों के अंदर पाकिस्तान का कर्जा था 6000 अरब रुपया, वो इन 10 सालों में 6000 अरब से 30,000 अरब पे पहुंचा है। 24,000 अरब रुपया इन्होंने इस मुल्क को 10 सालों में मकरूज किया है। आप जरा ज़हन सोचे जरा गौर से। कोई यहाँ डैमें बनी, कोई बड़ा क्या बना पाकिस्तान में? पहले तो मंगला डैम, तरबेला डैम, वारसिक डैम, मोटरवे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए 60 सालों में, जिसपे 6000 अरब रुपया कर्जा था। 10 साल में क्या हुआ इस मुल्क में जो 6000 से 30,000 पे कर्जा चला गया? ये मुकमका हुआ था। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं थी, चार्टर ऑफ करप्शन था। दोनों को पता था किसी ने पकड़े नहीं जाना, दोनों ने खुल के करप्शन की। इस मुल्क का अलमिया देखें कि जब मुल्क का कर्जा 2008 के बाद ऐसे गया ऊपर 30,000 तक 10 सालों में, इन तीनों घरों के दौलत भी ऐसे ऊपर गई है। इन तीनों घरों का जो पैसा था, इन्होंने जो माल बनाया, इनकी जो कंपनीज थी, वो तीनों घरों के ऊपर चली गई। 2008 से पहले किधर थे? पहले भी उन्होंने बड़ा पैसा बनाया था, NRO मिल चुका था, वो हजम कर बैठे थे। 2008 के बाद ये जो कर्जा चढ़ा है, इसकी सबसे बड़ी वजह करप्शन थी। और ये जब 3 घर ऊपर करप्शन शुरू कर दें, जब 3 जो लीडरशिप करप्शन शुरू कर दे, और मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन क्या थी? यहां से पैसा बनाते थे, उस पैसे को हवाले और हुंडी से बाहर भिजवा देते थे ताकि पता ना चले, वो पैसा बाहर चला जाता था। उधर से ये क्या करते थे कि जिस पैसे की जरूरत हो, मसलन घर खरीदना है, हमजा शरीफ ने हर घर बनाना नथिया गली में, या शहबाज शरीफ में दूसरी बीवी को पैसा देना, वहां से टीटी आ जाती थी उधर से। और किन लोगों से आ रही है, मैं ज़रा एक मिनट आप सबके सामने ज़रा रखना चाहता हूं कि किस तरह ये मुल्क लूटा गया है। शहबाज शरीफ की तीनों बेटों ने, उन 2 बेटों ने और इनकी फैमिली ने $26 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की।
तकरीबन 3 अरब रुपए से भी ऊपर। इनकी दौलत, इनकी 10 सालों में 85% इनकी दौलत ऊपर गई। जब मुल्क का कर्जा ऊपर जा रहा था, इनकी दौलत ऊपर जा रही थी। इन्होंने 4 कंपनियों से 30 कंपनियां बनाई इन 10 सालों में। इन्होंने और किया क्या कि यहां से हवाले हुंडी से पैसा बाहर भिजवाया, बाहर से इन्होंने नाम लिया जी कि फलाने ने रेमिटेंस भेजी है। जब चेक किया गया तो उसमें एक पापड़ वाला मिला जिसका नाम मंजूर था, जो कभी पाकिस्तान से बाहर ही नहीं गया। सारे फेक अकाउंट्स, सब कुछ जाली। उधर जरदारी उनकी 100 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई फेक अकाउंट्स के। फेक अकाउंट्स उनका फलूदा वाला 3 अरब रुपया उसके अकाउंट में आ गया। वहां ये पता चला कि फेक अकाउंट से, अच्छा और ये किसने किया, ये जिस तरह मैंने आपको पहले बता चुका हूं। उसके अंदर एक खातून, उसका जो खातून पकड़ी गई एयरपोर्ट पे $5 लाख ले जाते हुए सूटकेस में, वो 75 दफा मुल्क से बाहर गई थी। कितना पैसा लेके गई होगी आप खुद अंदाजा लगाएं। वो और बिलावल भुट्टो के एक ही फेक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। उसके बाद नवाज शरीफ, ये इन्होंने इस बार हिल मेटल, पहले तो ये जरा सोचें कि एक काम, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक दुबई की कंपनी का मुलाजिम बना हुआ है। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर और फिर वो डिफेंस मिनिस्टर, वो दुबई की एक कंपनी से 16 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है और उसका मुलाजिम बना हुआ है। ये कभी किसी जमहूरियत के अंदर आपने सुना है? हमारे साथ ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, हमारे साथ ही हमारे बाद में हमारे से बांग्लादेश बना था। कभी सोचा कि किसी मुल्क का वजीर या वजीर आज़म किसी दूसरे मुल्क की शहरियत ले और वहाँ की कंपनी से तनख्वाह ले, जबकि वो मुल्क का सबसे इंपॉर्टेंट ओहदे पे बैठा हो? ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। ये यहाँ से पैसा चोरी होकर बाहर जा रहा था। ये इकामे तरीके थे मनी लॉन्ड्रिंग के। जब हमने पैसे मंगवाए, जब हमने इंफॉर्मेशन मंगवाई बाहर से, हमारे अब आजकल हम सारी इंफॉर्मेशन मंगवा रहे हैं, हमारे मुआहदे हो गए मुल्कों से, उनसे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ बाहर किधर हैं, पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स कितने हैं, दुबई में पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं। आप हैरान होंगे कि सिर्फ $10 अरब के तो बाहर पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट्स हैं। $10 अरब। हमें दुबई में $9 अरब की तो सिर्फ 4 साल में प्रॉपर्टीज़ ली हैं। IMF के हम कितना कर्जा ले रहे हैं? $6 अरब। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी यहाँ से पैसा, जब ऊपर के सरबराह कर रहे थे तो बाकियों को किसने, इन्होंने कैसे रोकना था किसी को? इनके जब वजीर कर रहे थे, जिनके काम में थे, किसने किसको रोकना था? तो ये ऐसे ही नहीं कर्जा गया। ये मैं जरा आपको बताऊं कि ये जो छोड़ के गए मुल्क, अच्छा उससे पहले नवाज शरीफ की हिल बैटल बन गई, वो भी कोई नुकसान कर रही थी, वो कोई सऊदी अरेबिया में थी। जैसे ये पावर में आया 2008 के बाद, उसके अंदर पैसा, उसके भी दौलत ऊपर जानी शुरू हो गई। उसमें से $1 अरब की इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, और उधर से पैसा किसके नाम मंगवा रहे हैं? ड्राइवर के नाम पे, सिक्योरिटी गार्ड के नाम पे पैसे मंगवा रहे हैं। अगर ये मुल्क के सरबराह कर रहे हैं, चले आम आदमी चोरी करे तो और चीज है, ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग मुल्क के ऊपर बैठे हुए सरबराह कर रहे हैं। मुझे महातिर मोहम्मद एक दफा कहा था, उन्होंने आज से 15-20 साल पहले उन्होंने कहा, देखें जो छोटी चोरी होती है ना, छोटी करप्शन, वो लोगों को तंग करती है, लेकिन जब आपका प्राइम मिनिस्टर और जब आपके वजीर करप्शन करते हैं, वो मुल्क को नीचे ले जाते हैं। और ये आपके सामने 6,000 अरब रुपए से 10 सालों में कर्जा इन्होंने पहुंचाया पाकिस्तान का 30,000 अरब पे। ये टोटल कर्जा पहुंचाया। बाकी जरा इन्होंने जो हमें पाकिस्तान दिया, हमारे ये जरा सुन लें, हमारा जो बैरून मुल्क कर्जा था मुशर्रफ के दौर में, उसके 8 साल में हमारा जो बैरूनी मुल्क कर्जा बढ़ा वो कोई 39 से 41 अरब है। सिर्फ $2 अरब उसके 8 साल में हमारा बैरूनी मुल्क कर्जा बढ़ा। इन दोनों की जब पार्टनरशिप लगी और उन्होंने कहा ना, जमहूरियत जब बदला लेने आई इस मुल्क से कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, हमारा बैरूनी मुल्क कर्जा गया $41 अरब से
97 अरब डॉलर। सारे पाकिस्तान की तारीख में 41 अरब डॉलर हमने इकट्ठा किया था। उसमें वॉर ऑन टेरर भी थी, बाहर से सामान भी खरीद रहे थे, हथियार खरीद रहे थे। इनके 10 सालों में 41 अरब से 97 अरब पे गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डॉलर की कमी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाकिस्तान के पास डॉलर थे वो हमारे पास इतने डॉलर ही नहीं थे कि हम अपने कर्जों की किस्तें अदा कर सकते। ये जब गए 2018 में, तो पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है कि जो हम चीज़ें मुल्क को, दुनिया को बेचते हैं और जो हम दुनिया से ख़रीदते हैं, जो डॉलर हम दुनिया से कमाते हैं और जो हम डॉलर इस्तेमाल करते हैं दुनिया से चीज़ें ख़रीदने के लिए, उसके अंदर तारीखी, ये 70 साल की तारीख में सबसे बड़ा खसारा था। कितना खसारा था? 19.5 अरब डॉलर। जब नून लीग आई थी तो कितना खसारा था? 2.5 अरब डॉलर। जब 19.5 अरब डॉलर का खसारा हुआ, जैसी हमारी हुकूमत आई, जितना मैं अब तकरीबन 9.5 महीने हो गए, मैंने मुश्किल से 8 दिन की छुट्टी ली है। जिस हम ज़हनी दबाव से गुजरे हैं कि किसी तरह हम ये मुल्क को स्टेबलाइज करें, खौफ हमें था कि अगर हमने कर्ज़ों की, इनके लिए हुए कर्ज़ों की किस्तें ना अदा की, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर देगा। अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो आपको किसी को अंदाज़ा नहीं है कि मुल्क कितना पीछे चला जाता। यहाँ रुपया किधर, अभी तो शोर मचा रहे हैं कि रुपया गिरा है, आपको अंदाज़ा नहीं रुपया कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। बोरियाँ उठा के रुपयों को लेके जाके डब रोटी मिलनी थी, जो आज वेनेजुएला में हो रहा है। डिफ़ॉल्ट अगर हो जाता, हमारी सारी इकॉनमी बैठ जानी थी। तो पहले तो वो ज़हनी दबाव, किस तरह हम अब मुल्क को और मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने हमारे दोस्त मुल्क थे, यूएई का, सऊदी अरेबिया का, चाइना का, जिन्होंने हमने इतने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की, जिसकी वजह से हम थोड़ा स्टेबल हुए। लेकिन इन्होंने क्या किया? पहले दिन से इन्होंने अफरा तफरी मुल्क में पहुँचा दी। मुल्क तबाह हो गया है। मुल्क को इस छोड़ के जिधर ये गए हैं, मुल्क तबाह हो गया, अभी जाने लगा है, मुल्क में ये हो गया, इस गवर्नमेंट को जाना चाहिए, सड़कों पे निकलेंगे। पहले आप मुल्क का इस तबाह करके मुल्क को किसी और को छोड़ के जाए और फिर हमारे ऊपर ही शोर मचा दे कि जी मुल्क अब ये ऐसे है। आप ये सोचें कि एक फैक्ट्री मैनेजर उसको बिल्कुल दिवालिया निकाल देता है, दूसरा मैनेजर रखते हैं कि जी वो आके फैक्ट्री ठीक करेगा, और जिसने दिवालिया निकाला होता है वो दूसरे मैनेजर से जवाब मांग रहा होता है कि जी बताएं दिवालिया कैसे निकल गया। ये एक घर को, मसलन एक घर का फर्द एक घर को जुए में तबाह करके मकरूज कर देता है और फिर घर के लोगों से पूछता है कि जी बताएं ये किधर से दिवालिया निकल गया। ये हो रहा था हमारे से। खुद ही दिवालिया निकाल के मुल्क को इधर छोड़ के और अफरा तफरी बचाई हुई, अखबारों में ये हो गया, तबाही हो गई, हमारे से जवाब मांग रहे थे। तो आज मैं आपको अब सबके सामने कहना चाहता हूं कि मैं अब इनसे जवाब मांगने लगा हूं। अभी तक तो मेरे ऊपर प्रेशर था मुल्क को स्टेबल करने का, मैं और जिस हम प्रेशर से और मुश्किल से गुजरे हैं, अब अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान अब स्टेबल हो गया। अब मेरे ऊपर से वो प्रेशर उतर गया। अब मैंने इनके पीछे जाना है। मैं अपने नीचे एक हाई पावर्ड एक कमीशन बनाने लगा हूं, एक इंक्वायरी कमीशन, जिसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया। जो इक़्तिदार में होंगे, ये मेरी कमीशन इनको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेगी, रिपोर्ट बनाएगी। इसलिए बनाएगी कि किसी की भी आगे से जुर्रत ना हो कि इस मुल्क के ऊपर इस तरह उसकी तबाही करे जो ये करके गए हैं। जब इन्होंने हमारे ऊपर जो प्रेशर डाला, रुपया गिरा, शोर मचा दिया, रुपया गिर गया, इनको नहीं फिक्र थी कि अगर इतनी मुश्किल हालात थे इकोनॉमी के, तो कम से यही तो करके गए थे, तो इनको कोई शर्म नहीं थी कि इतना बुरे हालात हैं, आप मदद करें कि नहीं। गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की, इन्होंने पूरी कोशिश की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने की। हम सड़कों पे निकल रहे हैं। मेरे से 3 एम्बेसडर्स ने पूछा कि जी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
لیکن یہ آپ کے یہاں افراتفری مچی ہوئی ہے, اسٹیبلٹی نہیں ہے آپ کے ملک میں, وہ انویسٹ کیسے کریں, ذرا یہ اس کو کیسے ٹھیک کریں. ان کو نہیں فکر تھی, اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں ان کو کیوں فکر نہیں تھی. ان کے پیسے باہر پڑے ہیں. یہ جو تینوں بڑے گھر ہیں, ان کے صرف وہ پیسہ صرف پاکستان وہ لے کے آتے ہیں جو اب ضرورت پڑتی ہے, باقی ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کے اربوں ڈالر باہر پڑا ہوا ہے, ان کے وزیروں کے لوگوں کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کو کیا فکر کہ اگر پاکستان میں روپیہ گرتا ہے, ان کی تو دولت اوپر چلی جاتی ہے باہر, ان کو تو اثاثے بڑھ جاتے ہیں اگر یہاں روپیہ گرتا ہے. ان کا انٹرسٹ اور پاکستان انٹرسٹ ہے ہی نہیں ایک. تو میں آج آپ اپنی قوم کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میں ہائی پارٹ کمیشن بنا رہا ہوں. یہ ہائی پارٹ کمیشن کے اندر ایف آئی اے ہوگی, آئی بی ہوگی, آئی ایس آئی ہوگی, ایف بی آر ہوگی, ایس سی سی پی ہوگی. سارے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہوں گے جو کہ یہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ انہوں نے اس ملک کو اس دلدل میں کیسے پھنسایا ہے جسے ہم نکال رہے ہیں اس ملک کو. اور انشاءاللہ یہ میرا دوسرا اپنی قوم سے وعدہ ہے. میں 22 سال یہ کہتا آیا تھا کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. آج میری قوم کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کرپشن نے اس ملک کو کیا کیا. یہ نتیجہ ہے جب کہ کرپٹ لوگ, کرپٹ حکمران آتے ہیں, ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, ان کی جائیدادیں باہر پڑی ہیں, ان کی عیدیں باہر ہوتی ہیں, ان کے میڈیکل چیک اپس باہر ہوتے ہیں. کبھی آپ نے کسی ملک میں سنا ہے ملک کا فائنانس منسٹر باہر بھاگا ہوا ہے, اس کے بچے باہر ہیں, ان کی اربوں روپے اثاثے باہر ہیں. 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر, اس کے 2 بچے جو اربوں پتی ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں اور ہم جواب دہ نہیں ہیں. وہ پرائم منسٹر باہر علاج کروانے جاتا ہے اور اس قرضے چڑھ رہے ہیں ملک کے اوپر. 28 کروڑ روپیہ ہمارا خرچ کرتا ہے اپنے علاج کے اوپر, جبکہ اس کا بیٹا 650 کروڑ روپے کے فلیٹ میں رہ رہا ہے. کوئی فکر نہیں تھی, کوئی شرم نہیں کہ یہاں لوگوں کے کیا حالات ہیں. ادھر دوسروں کو دیکھا, ان کے ہر دوسرے دن اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں. ان کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان کا؟ کبھی یہ سنا ہے کہ یہ شہباز شریف خادم اعلیٰ جی, خادم اعلیٰ کیا کرنے گیا باہر بھاگ کے؟ چیک اپ کیا ہے جی, چیک اپ کے لیے باہر گئے. ایک ہسپتال نہیں بنا سکے جدھر شریف خاندان کا چیک اپ ہو سکتا ہے پاکستان میں. سارے باہر. وہ اس کا وہ دماد ہے, وہ صاف پانی کے کیس میں اس کو پیسے مل رہے ہیں, ابھی وہ کرائے کے لیے جگہ ہی نہیں بنی اور کروڑوں روپیہ کما رہا ہے, وہ بھاگا ہوا ہے. اس کا جو دوسرا سلمان شہباز ہے وہ بھاگا ہوا ہے. اس کی 99% جو اس کی ساری یہاں پیسہ آیا ہے وہ سارا باہر سے آیا ہے. وہی یہ پاپڑ والے ٹائپ لوگوں سے جو کبھی پاکستان سے باہر نکل, ان کے نام پہ باہر پائے, یہاں سے پیسہ باہر بھجوایا ہنڈی سے چوری کر کے, اور ادھر سے یہ لوگ بٹھائے ہوئے جن سے پیسہ باہر یہاں بھیجتے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے. ان کا صرف مقصد یہ ہے اپنا باہر کا پیسہ کیسے بچانا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو ہم نے کمیشن بنائی ہے, میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ انشاءاللہ اب میں اس کو پورا سپروائز کروں گا. مجھے اب ٹائم ملا ہے, میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 24,000 ارب روپیہ 10 سالوں میں انہوں نے اس ملک کے اوپر قرضہ کیسے چھڑایا ہے. ہمارے سے جواب مانگ رہے ہیں, میں اب ان سے جواب مانگوں گا اور ایک ایک سے مانگوں گا. اور یہ ہر روز جی ہم سڑکوں پر نکلنے لگے ہیں, جی ہم ابھی پبلک میں آ رہے ہیں, ہم جی گورنمنٹ گرا دیں گے. یہ آپ کسی اور کو بلیک میل کریں. یہ سن لیں, میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, عرفات میں وہ یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر آف ہیومن رائٹس کے اوپر ہے. وزیر اعظم عمران خان قوم سے خطاب کر رہے تھے جس میں ان کا کہنا ہے کہ 9.5 مہینے ہو گئے, مشکل سے 8 دن کی چھٹی لی ہے. اگر ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہماری ساری اکانومی بیٹھ جاتی. پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے دوست ممالک نے مشکل وقت میں مدد کی. پہلے مخالفین ملک تباہ کر کے جاتے ہیں, پھر اوپر سے شور مچا رہے ہیں. ابھی تک تو پریشر تھا ملک کو سٹیبل کرنے کا, اب یہ سٹیبل ہو گیا تو انکوائری کمیشن بنانے نہ ڈیم بنا. یہ چارٹر آف مکمکہ تھا. شہباز شریف کی فیملی نے $26 ملین کی منی لانڈرنگ کی. 10 سالوں میں 85% ان کی دولت اوپر گئی.
वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि अपने अंडर में हाई पार्ट कमीशन बना रहा हूं, जिसमें FIA और दीगर इदारे काम करेंगे और ये कमीशन इन्वेस्टिगेट करेगा कि मुल्क को इस बहरान से कैसे निकालना है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मुल्क को अरबों खरबों का नुकसान पहुंचाया गया और आज मुल्क जिस कर्जों के दलदल में धंसा हुआ है उसमें सबसे बड़ी पार्टनरशिप गुज़िश्ता 10 साल की 2 हुकूमतों की है, जिनकी वजह से इस वक्त मुल्क इतने कर्जों का शिकार है और मईशत की सूरत हाल इस वक्त बदहाली की जानिब गामज़न है। सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब की जानिब। जाने की मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। ये मेरा अपनी कौम से वादा है। ये मैं अल्लाह को कह के आया था कि मैंने कहा अल्लाह मुझे एक मौका दे दे, एक मौका दे। जो इन्होंने मेरे मुल्क के साथ किया मैंने इनको किसी सूरत नहीं छोड़ना। जितना मर्जी शोर मचाए असेंबलियों में, ये असेंबलियों में जो गालियां बुरा भला कह रहे हैं जिस तरह कि मुझे फ़र्क पड़ जाएगा। मैं वो हूँ जो 1 लाख लोगों के स्टेडियम में जाता था मुखालिफ ग्राउंड के अंदर और सारे मुझे बुरा भला कह रहे होते थे। मुझे ये थोड़े से लोगों से कोई ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा जो मर्जी आपने करना करे। मैं आज आप सबको बता रहा हूँ, एक एक को मैंने जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया इंशाल्लाह मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है। और मुझे ये फ़ख्र है कि इस मुश्किल बजट में, और ये सुने इनका ये जो 30,000 अरब रुपया कर्जा चढ़ा है, आपको पता है इसका क्या नुकसान है? इसका नुकसान ये है कि इनके ऊपर सिर्फ सूद 30,000 अरब रुपए पे जो हमें सूद देना पड़ता है, जितना हम टैक्स इकट्ठा करते हैं 4,000 अरब रुपया तकरीबन टैक्स है, आधा चला जाता है सूद देने पे। तो मुल्क में कैसे चलाऊं? मुल्क के लिए किधर पैसा बचा? हमारे पास इस वक्त इतना मुश्किल है इस वक्त मुल्क को चलाना, क्योंकि जब तक हम इसका मुल्क का निज़ाम ठीक करते हैं, हमें तो ये सूद ले बैठा है जो इन्होंने इस मुल्क में बदर्दी से कर्जे चढ़ाए हैं, जो चोरी करके और इन्होंने सारे अपने लोगों को, सारी बिजनेसेस ऊपर जा रही हैं। कोई सुना है कि मुल्क के तीनों साहिब इक़्तिदार वो अमीर होते जा रहे हैं और कौम मकरूज होती जा रही है? तो अगली बात मैं आपको अब कहना चाहता हूँ, ये जो बजट है, इस बजट में हमने क्या कोशिश की है? वो पैसा जो हमने सिर्फ अपने कमज़ोर तबके के लिए रखा है, उनके सस्ते कर्ज़ों के लिए, उनको पैसे देने के लिए, उनके लिए हम राशन लेके आ रहे हैं, उनके लिए उनके लिए सस्ते घर जो हमारा प्रोग्राम है हाउसिंग का, उसमें से हमने 5 अरब दिया है कि निचले तबके को हम घर दे सकें अपनी छत के ऊपर। पनाहगाह बनाई हैं जो कि लोग सड़कों के ऊपर सोते थे, मज़दूरों के लिए, उनके लिए बनाए। इन हालात के अंदर भी हम पूरा जोर लगाएंगे अपने निचले तबके को पूरा उठाने के लिए। हमने जो अपनी कुर्बानियाँ जो किया हमने अपने ख़र्चे कम किए हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर मैं चैलेंज करता हूँ, कोई प्राइम मिनिस्टर ने मैं स्वाय सिक्योरिटी की वजह की सारा खर्चा मैं अपना करता हूँ। मेरे खर्चे में मेरा घर का खर्चा पूरा नहीं होता, लेकिन मैं अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा मुल्क मुश्किल में है। और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान आर्मी ने जिस तरह की कुर्बानी दी है, मैं उनको सलूट करता हूँ। एक तरफ दहशतगर्दी है, हर तरफ बॉर्डर से हर दूसरी तरफ बेचारे हमारे फौजी शहीद होते हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान फौज ने फैसला किया कि हाँ, हम अपने फ्रीज, जब वो कहते हैं, क्योंकि डिवैल्यूएशन भी हो गई है, रुपया भी गिरा है, महंगाई भी है, उसके बावजूद उन्होंने अपना बिल्कुल ना सीनियर ऑफिसर्स की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, सिर्फ जूनियर्स की बढ़ाई है। उसी तरह हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट ने 50 अरब रुपया हमने कम किया अपने खर्चा। ये कभी पहले नहीं हुआ। हमने अपनी पार्लियामेंटेरियन, अपनी कैबिनेट की हमने 10% अपनी तनख्वाहें कम करवाई हैं। हमने जो क्लास 17 से नीचे, ग्रेड 17 से नीचे सरकारी नौकर है, उनको 10% दी है निचले तबके को, लेकिन ऊपर 20 ग्रेड से ऊपर हमने उनकी तनख्वाहें रोक दी हैं, फ्रीज की हैं, क्योंकि मुल्क मुश्किल में है। हम सब मिलकर कुर्बानी देंगे और इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे इससे। लेकिन कौम तब निकलती है जब सारी कौम मिलकर कुर्बानी देती है। और इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट है 5,500 अरब का, कभी पहले पाकिस्तान में इतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ। मैं और शब्बर जैदी जो हमारे FBR के चीफ हैं, हम अब इकट्ठे काम करेंगे।
मुझे पाकिस्तानी कौम ने हमेशा शौकत खान में नमल में हमेशा पैसा दिया है क्योंकि वो मेरे पे इत्मीद रखते हैं। मैं इंशाल्लाह ये FBR को ठीक करूँगा शबर ज़ैदी के साथ मिल के। इस इदारे को हम जो भी लोगों को मसले हैं इस इदारे से बहुत दूर करेंगे। हमने इस इदारे को ठीक करके, ये मेरा चैलेंज है कि इसी पाकिस्तानी कौम से जो दुनिया में चंद मुल्कों में से सबसे ज़्यादा खैरात देती है, जो आज दुनिया में सबसे कम टैक्स देती है, इसी कौम से हमने टैक्स इकट्ठा करना है। इसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। लेकिन खुददार कौम बनने के लिए हमें ये नहीं हो सकता कि हम दुनिया में सबसे कम टैक्स दें। ये नहीं हो सकता कि हम लोगों से हाथ फैलाएं और पैसे मांगते फिरें। अल्लाह ने इस मुल्क में सब कुछ दिया। ये मुल्क अल्लाह की नेमत है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, इस मुल्क में सिर्फ जो कोयला अल्लाह ने दिया है या तांबा ही दिया है, वो अकेला ही सारा हमारा ये बैरून मुल्क कर्जे दे सकता है। इस मुल्क को क्या चीज़ अल्लाह ने नहीं दी। सिर्फ हमने सब ने मिल के इस मुश्किल वक्त से निकलना है। इसलिए मैं आप सबको चाहता हूँ कि इसको अपना मुल्क समझें। बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो बैठे हैं उनसे कभी पूछें, बाहर जाके कदर होती है कि आपको अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दी है पाकिस्तान। मिल के मेरे साथ मिलें, हम इंशाल्लाह मिल के पैसा इकट्ठा करेंगे। मैं आपके साथ मिल के कुर्बानी दूंगा। हमने ये जो एमनेस्टी स्कीम निकाली है, इसको 30 जून तक है, इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि 30 जून के बाद आपके बेनामी एहसासे, आपके बेनामी बैंक अकाउंट्स, ये सब जब्त हो जाएंगे कानून के मुताबिक। इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। इसको, ये जो आपका हमारा जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान में हम 10,000 अरब रुपया आराम से हम टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। हम पैसा इकट्ठा कर लें, हमारे मुश्किल हल हो जाती है। हम अपने लोगों को गुर्बत से निकाल सकते हैं, हम बच्चों की तालीम ठीक कर सकते हैं, अस्पताल ठीक कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, पाकिस्तान को अपने पैर पे खड़ा कर सकते हैं। इसलिए मैं आखिर में आपसे ये अपील करता हूँ कि इसमें पूरी तरह शिरकत करें, एक खुददार कौम हम बन के निकलें। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये सिर्फ हमारा मुश्किल साल है, ये चंद महीने हमारे मुश्किल हैं, हम मुश्किल वक्त से निकले हैं। इसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे ये मुल्क उठता जाएगा ऊपर। यहाँ मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, यहाँ लोग तैयार बैठे हैं। हाँ, अल्लाह ने हमें एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन दिया है, इन्वेस्टर्स